दोस्तों, रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन इसी लग्जरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते गुजरा। दोस्तों, 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे तभी इनके फादर का बिजनेस बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन यह तो प्रॉब्लम्स की अभी शुरुआत थी। इसके बाद सिर्फ 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया। रॉयस की मदर को अब मैड का काम करना पड़ा और रॉयस छोटी सी उम्र में न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगा। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। इनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड पर एनम देकर रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके रॉयस ने कारपेंटरी, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुका था। 21 साल की एज आते तक वो मैक्सम वेस्टर्न नामी कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहा था। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास किसी और कंपनी में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। इन्होंने अपने 20 पाउंड की सेविंग्स को यूज किया और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस की शुरुआत की, FH रॉयस एंड कंपनी की। इन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लैरेमोंट को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया। इनिशियली सरवाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला इन्होंने किया, जैसे सेविंग मशीन रिपेयर करना और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसलिए इन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रिकल डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम भी चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल डाली। दोस्तों, ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स क्रॉस कर गई थी। 38 इयर्स की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दोस्तों, 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइसेस काफी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होता देखकर रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो इन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में इन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सकें। रॉयस ने 1 महीने की वेकेशन लेकर खुद को ठीक किया और फिर डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी, इसके ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन जाने अनजाने में इन्होंने इस कार को पूरी तरह से ही रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोविल कार से काफी सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन की कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। इन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग्स बन जाने पर इन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। अब रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली एक कार शेप लेने लगी और हर एस्पेक्ट जैसे कि लाइट्स, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में यह कार हर मौजूदा कार से बेहतर थी। दोस्तों, 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीबन 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और सेम मॉडल की कार्स बनवाई और इन्हें टेस्ट कर करके इंप्रूव करने लगा। अब इन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के कैपेबल नहीं थे। और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पर चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटोविस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रोल्स ऑलरेडी एक लग्जरी कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए इन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा।
वो रॉयस से इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में इन्होंने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि इन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोज और हेनरी रॉयस एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट करते हैं और इस ज्वाइंट वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका है उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। इसीलिए रोल्स ने आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और रोल्स रॉयस की कार्स को यूज करके इन रेसेस को जीता। साथ ही साथ इन्होंने इन कार से कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन सब से रोल्स रॉयस एक ग्रेट कंपनी की तरह इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। ईयर 1906 में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ एक नया मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और ये चलाने में बहुत स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक गूस्ट की तरह, और इसीलिए इसका नाम सिल्वर गूस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोज ने 24,000 किलोमीटर का एक इंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर गूस्ट को संडे को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिन और रात लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर गूस्ट ने बिना किसी इशू के ये टेस्ट पास भी कर लिया। इसके अलावा रोज ने कई डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किए, जिसमें इन्होंने सिल्वर गूस्ट को वेस्पर टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में वो कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते थे और इसे बिना गिराए चलाते थे, जिससे प्रूव होता था कि ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। रॉयस की इन्हीं स्ट्रेटजी से सिल्वर गूस्ट चारों तरफ बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और ये उस वक्त के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्री लीडर्स की फर्स्ट चॉइस बन गई। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी, लेकिन तभी अचानक एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोज एविएशन के लिए भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 चार्ल्स रॉयस राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 इयर्स के चार्ल्स रोज ने अपनी जान गंवा दी। चार्ल्स रोज एयरप्लेन एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले ब्रिटेन के पहले इंसान थे। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट कर दिया था। वो इस लॉस से उबरने की कोशिश कर रहे थे कि 1911 में इन्हें एक और झटका मिला। इनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि इन्हें बाल कैंसर है। इनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि वो केवल 3 महीने ही जी पाएंगे। इस हालत में भी रॉयस बेड से ही सिल्वर गूस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे और फिर देखते ही देखते एक मौजज़ा हुआ। 3 महीने बीत गए और रॉयस ने 100% रिकवर कर लिया। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर गूस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दी, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया और साशेस को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनट पर पर्सनलाइज्ड मैश कोड लगाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी इस परेशानी में थी कि लोग इनएप्रोप्रिएट मैश कोड लगा रहे हैं, जिससे रोल्स रॉयस की इमेज नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। इसलिए इन्होंने खुद का मैश कोड डिजाइन करवाया। इनके मैश कोड में एलेनोर थॉर्टन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया। ये स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की तरफ लीन करता दिखाता है। इनके हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड हैं और इनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। ये मास्कोट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। इन सब इंप्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। 1913 तक इनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड्स को भी क्रॉस कर चुका था और रोल्स रॉयस की ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने के भी प्लान्स थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ईयर 1914 वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार ना थे। इस वार की वजह से बर्तानिया की इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस पर पड़ा। इसकी सेल्स क्रैश कर गई और कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस अब वार में सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटी से मीटिंग की, जिसके बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि वार में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर गूस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्म्ड कार में तब्दील कर दिया।
कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया, जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इस कार को मिडिल ईस्ट के डेजर्ट रीजन में ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया। इनका यूज स्पाइंग मिशंस के लिए भी हुआ, क्योंकि सिल्वर गूस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी। वो किसी जख्मी सोल्जर को कैरी करने के लिए भी बेस्ट व्हीकल थी। इसीलिए कई सिल्वर गूस्ट को वार एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई कर दिया गया। इनमें स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सिस के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स फिट की गई। इन एम्बुलेंसेस ने हजारों जिंदगियां बचाई। अब रोल्स रॉयस कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मशीन्स और किंग मैसेंजर्स के तौर पर भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रोल्स रॉयस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पर हैवीली डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही इन्हें इंजन सप्लाई करे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में अपना पहला इंजन द ईगल लॉन्च किया। यह इंजन पहले के मुकाबले में ज्यादा रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट था, इसलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के अंदर तक लगभग 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके। इन्होंने 1915 के अंदर लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हाक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वेरिएंट फाल्कन इंजन बनाया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया। इन इंजन की वजह से ब्रिटिश आर्मी को स्पाइंग मिशन, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और बॉम्बिंग ऑपरेशंस में काफी मेजर एडवांटेज मिला और यही इनकी जीत का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस के इंजन यूज किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वार 1 खत्म हो गई और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन दोनों पर फोकस किया। इन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम 20 रखा गया, लेकिन 20 की सेल्स ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डैमलर और कैडिलैक जैसी कार की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी, इसीलिए इन्होंने सिल्वर गूस को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील ब्रेकर्स के साथ लॉन्च की द न्यू फैंटम। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रोल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। इसके बाद फैंटम 2 भी लॉन्च की गई। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर कर लिया, जो कि उस वक्त बैंकक्रप्ट होने वाली थी। इसके बाद रॉयस ने डिजाइन की एक और आइकॉनिक कार बेंटले 3.5 लीटर, लेकिन बदकिस्मती से रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से देख नहीं पाए। 22 अप्रैल 1933 70 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। इस कार की प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले सर हेनरी रॉयस की डेथ हो गई। दोस्तों, आज तक रोल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे। एक तरफ फैंटम 3 सिल्वर शैडो और गूस जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की, तो वहीं दूसरी तरफ 1960s में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना किया, जिसकी वजह से इनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया और करंटली रोल्स रॉयस मोटर्स को BMW ओन करती है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार्स के कारण दुनिया की बेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है।